आज हम नेपोलियन बोनापार्ट के पराजय के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नेपोलियन की पराजय। तानाशाह नेपोलियन से भयभीत यूरोपीय देशों ने उसके खिलाफ इतनी तेजी से साजिश रची कि उसे संभलने का भी अवसर नहीं मिला। नेपोलियन बड़ी मुश्किल से अपनी सत्ता को बचा पाया था। ढलती उम्र और शत्रुओं की साजिश के चलते यूरोप पर उसका दबदबा कम होता जा रहा था। फ्रांस के जिस शेर की एक दहाड़ से पूरा यूरोप थर्रा उठता था, उसे उसके अपनों ने ही निर्बल कर दिया था। उसने जिस पर भी भरोसा किया वही उसके विश्वासघाती बने थे। 16 अक्टूबर 1813 को ऑस्ट्रिया, रूस, ब्रिटेन, रशिया आदि देशों की संयुक्त सेना ने फ्रांस पर हमला कर दिया। इस आक्रमण से पूर्व नेपोलियन ने अपनी शक्ति को काफी हद तक संगठित कर लिया था, किंतु वह अपर्याप्त थी। पूरे यूरोप में भड़क रही युद्ध की ज्वाला को देखकर नेपोलियन ने पूर्वानुमान लगा लिया था कि जल्द ही फ्रांस को भी युद्ध क्षेत्र में उतरना होगा। प्रशिया के जनरल यार्क ने जब अपने पड़ोसी रूस के अधिकारियों से संधि की तथा अपने अधीनस्थ सेना को तटस्थ रखकर सेना की स्थिति में परिवर्तन करने का दरवाजा खुला रखने की घोषणा की, तभी नेपोलियन को करारा झटका लगा था, क्योंकि वह जानता था कि जर्मन राज्य काफी समय से ऐसे ही अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। नेपोलियन के शत्रुओं की सूची बहुत लंबी थी, जिनमें से कुछ उसी के आस्तीन के सांप थे। नेपोलियन की आरंभिक जीतों के परिणाम स्वरूप 10 वर्षों से उस पर एक के बाद एक युद्ध थोपे जा रहे थे। वह अजय रहता तो तलवार को खुशी से एक ओर रख देता, मगर करारी हार ने उसी नई विजय पाने के लिए लालायित कर दिया था। उसका सुरक्षा कवच, उसकी विशाल सेना रूस में ध्वस्त हो गई थी। इसी कारण वह अपने तथा फ्रांस के लिए नई विजय प्राप्त करने को उतावला था, मगर उसे मालूम नहीं था कि उसके आचरण के यह सभी तत्व उसे लगातार पतन की ओर लिए जा रहे हैं। बदलती परिस्थितियों में वह ऐसे मार्ग की तरफ बढ़ रहा था जहां उसका दुखद अंत निश्चित था। नेपोलियन का कहना था, युद्ध होना आवश्यक है। मित्र राष्ट्र हर जगह अस्त्र शस्त्र सजा रहे हैं। इंग्लैंड ने स्वीडन व प्रशिया से संधि कर ली है। प्रशिया के साथ समझौता करने में जार ने अपने पूर्वी प्रशिया के दावों को छोड़ दिया है। प्रशिया जर्मनी से हथियार मांग रहा है। ऑस्ट्रिया रूस के साथ युद्ध विराम घोषित करके सैक्सोनी, बवेरिया तथा राजा जेरोम के साथ संधि करने की कोशिश में है। राजा फ्रांसिस भविष्य में होने वाले युद्ध में सुरक्षा देने के लिए क्राकोव से अपनी सेना वापस बुला रहा है। जब नेपोलियन को यह सभी समाचार मिले थे तो इसे उसने विनाश का प्रथम चरण बताकर आश्चर्य प्रकट किया था, किंतु परिस्थिति बदलते ही उसने विस्तुला से अपने सैनिकों को वापस बुला लिया था और एक बार फिर वियना को सिलसिया देने का वादा कर ऑस्ट्रिया सैनिक समझौता करना चाहा, किंतु उसके प्रस्ताव को धन्यवाद कहकर ठुकरा दिया गया। नेपोलियन की अपने मंत्रियों द्वारा दुर्भावना से खेली जा रही चालों पर पूरी नजर थी। उसने फ्रांस को एक गुप्त मिशन पर पत्र भी कांग्रेस में भेजा। इस बीच नेपोलियन ने उत्तर में स्पेन पर 2 विजय प्राप्त कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ बना लिया। उसे सूचना मिली कि फ्रांस पर आक्रमण करने वाली संयुक्त सेना में 3 लाख सैनिक है, जबकि नेपोलियन का सैन्य बल उस समय बहुत क्षीण था। उसके जांबाज व अनुभवी सैनिक रूस की धरती पर बेमौत मारे जा चुके थे। इस समय उसके पास 1,50,000 सैनिक ऐसे थे जिन्हें संयुक्त सेना के मुकाबले में युद्ध भूमि पर उतारा जा सकता था। शेष सैनिक युद्ध कला में अनुभवहीन थे। उन्हें शत्रुओं के विरुद्ध युद्ध में उतारना पराजय को निमंत्रण देना था। नेपोलियन ने अधिकांश जनरल व सैन्य अधिकारी शत्रुओं से जा मिले थे।
मारमोंट के साथ हैब्सबर्ग के शासक द्वारा उठाए गए नए कदमों से नेपोलियन ने यह निष्कर्ष निकाला, मैं अपने वचन का पालन करने वाले सम्मानित व्यक्ति को ऐसे कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति से ज्यादा अच्छा समझता हूँ जो कार्य को अपने इच्छानुसार करता है। सम्राट फ्रांसिस ने वही किया जिसे उसने अपनी प्रजा के लिए सर्वोत्तम समझा। वह एक ईमानदार व्यक्ति है किंतु आदरणीय नहीं। 16 अक्टूबर 1813 में राष्ट्रों का महायुद्ध आरंभ हो गया। नेपोलियन ने संयुक्त सेना के 3 लाख सैनिकों के मुकाबले में अपने 1.5 लाख सैनिकों को युद्धभूमि में उतार दिया। युद्ध के आरंभ में नेपोलियन की जीत हुई तो बर्नाटोड द्वारा पीछे से हमला करने के कारण नेपोलियन की सेना की स्थिति बिगड़ गई। यह देखकर वह विचलित हो गया। उसने विपक्षियों के जनरल मॉरवेल्ट को बंदी बना लिया ताकि सम्राट फ्रांसिस के पास युद्ध विराम का प्रस्ताव भेज सके। उसने बंदी जनरल के हाथ फ्रांसिस के पास प्रस्ताव भेजा, यदि मैं युद्ध भूमि से पीछे हटा तो रूस प्रशिया की सेनाओं को एल्बे के पार हथियार डालने होंगे तथा ऑस्ट्रिया की सेना को बोहेमिया वापस लौटना होगा। सैक्सोनी के लिए तटस्थ रहना ठीक होगा। इसके बाद नेपोलियन ने यूरोप के लिए एक नई योजना लिखी थी जिसके अनुसार हनोवर इंग्लैंड को लौटाना था, बाल्टिक का समुद्री तट स्वतंत्र किया जाना था। राइन परिसंघ के राजकुमारों में से जिसे इस योजना में शामिल होना था उसे परिसंघ त्यागना आवश्यक था ताकि वह ऑस्ट्रिया में सम्मिलित न हो सके। नेपोलियन ने प्रस्ताव में आगे लिखा था, यदि तुम्हारी तरफ से शांति के लिए इनकार हुआ तो हम जानते हैं कि हमें अपनी रक्षा कैसे करनी है। फ्रांसिस को बंदी के हाथों भेजा गया यह प्रस्ताव अविश्वसनीय लगा। वह हैरान होकर बोला, क्या सम्राट युद्ध में हाथ आए आधे यूरोप को छोड़ना चाहते हैं? उसने एक बंदी जनरल के हाथों यह संदेश भेजा कि क्या वह इतना कमजोर हो गया है। इधर नेपोलियन दूत के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था किंतु काफी प्रतीक्षा के बाद भी दूत नहीं आया। नेपोलियन की सेना लिपजिंग के निकट पहुंच चुकी थी। उसके सामने दोगुनी शत्रु सेना खड़ी थी। फ्रांसीसियों पर शत्रु द्वारा 3 तरफ से हमला किया गया। बर्नाटोट ने सैक्सनों को फ्रांस के विरुद्ध बंदूक उठाने के लिए तैयार कर लिया था। उसके वफादार सैक्सन अधिकारियों ने जैसे ही तलवार म्यान से बाहर निकाली उसी क्षण एक फ्रांसीसी घुड़सवार सैनिक उस पर झपट पड़ा और चीखा, हम फ्रांस के सैनिक हैं, हम विद्रोहियों का विनाश कर देंगे। ऐसा कहते हुए उसने एक सैक्सन अधिकारी की वर्दी से उसका तमगा नोच लिया और छलांग लगाकर वहां से दूर हो गया। वह दौड़कर नेपोलियन के पास आया किंतु उसके शरीर पर इतने घाव थे कि वह खड़ा न रह सका और गिरकर मर गया। उस वीर को देखकर नेपोलियन ने प्रेम भरे स्वर में कहा, यह फ्रांस का सच्चा सपूत है। दूसरे दिन के युद्ध में नेपोलियन के 60,000 सैनिक मारे गए। दुश्मनों ने नेपोलियन को बुरी तरह हराया था। युद्ध इतना भीषण हुआ था कि युद्ध भूमि रक्तिम हो गई थी। इधर बुद्धिमान मुराट ने अंग्रेजों के साथ युद्ध विराम पर हस्ताक्षर कर दिए तथा ऑस्ट्रिया से संधि कर ली। एलिसे परामर्शदाता फाउस्ट को जब नेपोलियन के परास्त होने की खबर मिली तो उसने कहा, हम सबको केवल नेपोलियन की मृत्यु ही बचा सकती है। उस समय वह नेपोलियन से दूर था। उधर अपनी पराजय से त्रस्त नेपोलियन ने अपने भाई जोसेफ से फ्रांस के लिए युद्ध करने का आग्रह किया किंतु उसने स्पष्ट इनकार कर दिया। लूसियन का उत्तर भी जोसेफ से भिन्न था। फ्रांस की सत्ता हथियाने के लिए नेपोलियन के विरुद्ध जो साजिश रची जा रही थी उसकी सारी जानकारी जोसेफ को थी। हालांकि उसने उस साजिश में भाग नहीं लिया था, वह तो निश्चित प्रवृत्ति का तटस्थ व्यक्ति था। जब नेपोलियन को इस बात का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने रोइडर से कहा, यह मेरी बहुत बड़ी भूल थी,
कोरी कल्पना थी कि राजवंश के लिए मुझे अपने भाइयों की जरूरत है, वह तो उनके अभाव में भी सुरक्षित रहता। यह तूफान मेरे अपनों के द्वारा ही लाया गया है। पिछले 1 वर्ष से सब कुछ शांत था। जोसेफ के पेरिस लौटने पर ही शांति भंग हुई। उसे इस बात की शिकायत है कि वह हम भाई बहनों में सबसे बड़ा है, तो देश की सत्ता उसके हाथ में होनी चाहिए थी, किंतु यह सत्ता हमें अपने पिता से उत्तराधिकार में नहीं मिली। वैसे भी जोसेफ के पास अय्याशियों से ही अवकाश नहीं है। मुझे अब किसी में भी रुचि नहीं है। मुझे चिंता है तो सिर्फ अपने बेटे की। रूस का शासक जार टोलरेज पर आक्रमण करके अपनी राजधानी मॉस्को का बदला लेना चाहता था, किंतु सर्वसम्मति से फ्रांस के लिए यह प्रस्ताव पारित किया गया कि नेपोलियन अपने देश के अंतर्गत साइन, एल्प्स और पायरेनीस की प्राकृतिक सीमाओं का उल्लंघन नहीं करेगा। नेपोलियन यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेने को तैयार था, किंतु जब फ्रांस की राजसभा में चैम्बर के सदस्यों ने उसे कहा, हम उस समय तक युद्ध करने की अनुमति नहीं देंगे जब तक सरकार यह आश्वासन नहीं देती कि यह युद्ध केवल प्रतिरक्षा की भावना से किया जाएगा। सम्राट को यह आश्वासन देना होगा कि स्वतंत्रता को बचाने के लिए वह सभी नियमों का पालन करेंगे। उनके इन शब्दों ने एक तरह से नेपोलियन की आलोचना का साहस किया। चैम्बर के सभी सदस्यों की घृणा के कारण नेपोलियन भावावेश में भड़क उठा। उसने भाषण छपने तक रोक लगाते हुए संसद को भंग कर दिया तथा प्रतिनिधियों को फटकारते हुए कहा, सिंहासन केवल साटन के कपड़े से ढका हुआ लकड़ी का टुकड़ा मात्र है। मैं ही लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूँ और मैं ही राजा हूँ। यदि फ्रांस को दूसरा संविधान चाहिए तो वह अपने लिए दूसरा राजा ढूंढ ले। मैं अहंकारी नहीं हूँ। मैंने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि मुझ में साहस है तथा फ्रांस मेरी इस महानता का ऋणी है। नेपोलियन युद्ध करने की पुनः तैयारी में जुट गया। उसने युद्ध में अयोग्य जोसेफ को फ्रांस का लेफ्टिनेंट जनरल व पेरिस का राज्यपाल बना दिया। उसने युद्ध पर जाने से पहले जोसेफ से कहा, यदि तुम्हें पेरिस में रहना है तो मेरी पत्नी व बेटे का संरक्षक बनना होगा। तुम मेरे जीवित रहने तक फ्रांस की गद्दी पर आराम से रह सकते हो। यदि मैं मर गया तो तुम भी मारे जाओगे या फिर जेल में डाल दिए जाओगे। तब तुम न अपने लोगों के काम आ सकोगे न ही फ्रांस की। मगर एक बात ध्यान रखना कि तुम मुझे किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं पहुंचाओगे। इस वक्त मित्रता व शत्रुता की भावना की चर्चा करना व्यर्थ है तथा यह समय भी हम इन बातों के लिए उपयुक्त नहीं है। अपना विकल्प जल्दी बताओ। जोसेफ पेरिस में रहने का विकल्प चुनता है। नेपोलियन हर कीमत पर फ्रांस का सिंहासन बचाना चाहता था। उसे आभास हो रहा था कि उसकी मृत्यु निकट है, अतः उसने राज्य से संबंधित सभी दस्तावेज जला डाले। जो दस्तावेज उसके बेटे के लिए आवश्यक थे, उसने उन्हीं को सुरक्षित रखा। नेपोलियन ने अपने उत्तराधिकारी छोटे पुत्र लियोन के लिए स्थिर आय की व्यवस्था की और वालेवस्का के पुत्र की ज्येष्ठता का अधिकार दिया। तत्पश्चात उसने अपनी राष्ट्रीय सेना के अधिकारियों से कहा, मैं अपनी सबसे प्रिय संपत्ति तुम्हें सौंपता हूँ, इसकी रक्षा करना। एक बार फिर नेपोलियन ने अपने भाई से सहयोग करने की अपील की और अपनी पत्नी को अपने पुत्र के राज्य की संरक्षिका बनाकर पेरिस से चल दिया। नेपोलियन का उद्देश्य अपने विरोधियों का दमन करने के लिए शक्ति जुटाना था। उसका पहला आक्रमण सफल रहा। व्राइनी के निकट उसने ब्लूशर को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया तथा खुद युद्ध में ऐसा तहलका मचाया कि ब्लूशर प्रतिरक्षा में अपनी तलवार बाहर निकालने को विवश हो गया। किंतु अगले आक्रमण में राथोयेल के पास ब्लूशर ने नेपोलियन पर विजय प्राप्त कर ली, जिससे नेपोलियन को अपनी शक्ति छीन होती महसूस हुई। नेपोलियन के जनरल मारेट ने नेपोलियन से पीछे हटने का आग्रह किया था, किंतु नेपोलियन ने मारेट की बात पर ध्यान नहीं दिया।
तब मारेट ने कहा, मैं इससे भी अधिक महत्वपूर्ण एक चीज जानता हूँ कि आपको अपने गौरव की बलि देकर उस खाई को पाट देना चाहिए जिसके कारण यह युद्ध हो रहा है, क्योंकि ऐसा न करने पर फ्रांस की कब्र खुद जाएगी। इस पर नेपोलियन ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, किंतु शांत रहो। इस तरह के किसी भी दस्तावेज पर मुझसे हस्ताक्षर करते हुए तुम्हें लज्जा महसूस होगी, अतः कालीन कोर्ट उन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेगा। मुझसे यह वादा मत लो कि मैं खुद अपना अपमानजनक दस्तावेज तैयार करवाऊं। तत्पश्चात नेपोलियन ने जोसेफ को पत्र लिखा, नगर के फाटकों पर पहरा बढ़ा दो, बहादुरी से काम लेना, 2 तोपें वहां 24 घंटे तैनात रखो तथा राष्ट्रीय सेना के जवानों से कहो कि मोर्चा संभाले रखे। बंदूकों से सुसज्जित 50-50 सैनिकों की टुकड़ियां प्रत्येक फाटक पर लगा दो तथा 100 सैनिकों को भाले तलवार लेकर तैयार रखो। इस तरह प्रत्येक फाटक पर 250 जवान तैनात रहेंगे। नेपोलियन को विरोधी स्थिति स्पष्ट दिखाई दे रही थी। मारेट ने नेपोलियन से आग्रह किया कि वह संधि की शर्तें लिखे। कालीन कोर्ट शत्रु सेना से वार्ता कर चुका था। संधि की शर्त के अनुसार नेपोलियन को लिखना था कि वह बेल्जियम तथा राइन का बायां किनारा स्वतंत्र कर रहा है। इटली को कब्जे में लेना जरूरी है, अतः जीते गए भूभाग वापस लौटा रहा है। ऐसे शर्त भरे संधि पत्र पर हस्ताक्षर करके ही वह फ्रांस के राज सिंहासन पर बैठ सकता था। यह सोचकर कांप उठा, क्योंकि उसकी कलम से किया गया एक हस्ताक्षर अब तक विजयी युद्धों से प्राप्त समस्त कृति तथा गरिमा से उसे वंचित कर देगा। नेपोलियन ने संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने का कार्य अगले दिन पर छोड़ दिया, मगर अगले दिन वह पुनः युद्ध की तैयारी में जुट गया। युवा अवस्था से ही नेपोलियन के हौसले बुलंद थे, किंतु आज पहली बार उसे अपनी मृत्यु तथा पराजय एकदम निकट नजर आ रही थी। नेपोलियन का मस्तिष्क उसे आने वाले खतरनाक परिणामों की सूचना देता प्रतीत हो रहा था, किंतु वह एक महान सेना नायक व योद्धा के रूप में मृत्यु का वर्ण करना चाहता था। उसने अपनी सेना को 2 भागों में विभाजित किया तथा सेना का एक भाग लेकर ब्लूशर को हराने के लिए प्रचंड आक्रमण किया। मात्र 9 दिनों में उसने शम्पोवर्ट से लेकर माउंटरेउ तक 6 युद्ध जीत लिए। पतन की ओर बढ़ते जनरल नेपोलियन के कदम इन युद्धों में स्थिर हो गए। माउंटरेउ में एक बार वह उसी तरह तोप चलाने वाला सैनिक बना जैसे टाउलिन में उसने तोप चलाई थी। तोप चलाता हुआ वह चिल्लाया, सैनिकों आगे बढ़ो, दुश्मनों को कुचल डालो, मुझे मारने वाला गोला अभी तक नहीं बना है। नेपोलियन का पुराना रूप देखकर ऑस्ट्रिया की सेना भयभीत हो गई। ऑस्ट्रिया का सेना नायक सीधा वर्दियर के पास पहुंचा और सुझाव दिया, युद्ध विराम की व्यवस्था की जानी चाहिए। नेपोलियन का उस समय कहना था, वे यह समझ जाएंगे कि मैं अभी तक वैग्रम व ऑस्ट्रालित का व्यक्ति हूँ। मेरे राज्य में कोई साजिश नहीं होगी। यदि सार्वजनिक प्राधिकरण के विरुद्ध की गई याचिका जारी की गई तो मैं राजा जोसेफ तथा इस पर हस्ताक्षर करने वाले अन्य सभी लोगों को गिरफ्तार कर लूंगा। मैं लोगों के किसी जननेता को नहीं जानता, मैं स्वयं ही सबसे बड़ा जननेता हूँ। नेपोलियन ने मार्च माह के आरंभ में अपने पुराने सैन्य अधिकारी मारमोंट के साथ ब्लूशर पर एक बार पुनः आक्रमण करने की योजना बनाई, किंतु विद्रोह की भावना बढ़ती जा रही थी जो राजद्रोह में परिवर्तित हो गई थी। नेपोलियन एक बार फिर साजिश तथा विश्वासघात का शिकार हुआ। उसका सैन्य अधिकारी मारमोंट दुश्मनों से मिल गया था, इसलिए नेपोलियन आर्किस सर एबी में अकेला पड़ गया। इतनी बड़ी शत्रु सेना के सामने उसके पास कुछ हजार सैनिक ही थी। युद्ध में नेपोलियन को करारी मात मिली। नेपोलियन ने मैरी लुई को पत्र लिखा था कि वह अपने पिता को पत्र लिखे, किंतु उसने उससे आग्रह का ध्यान नहीं दिया। जब मैरी ने अपने पिता को पत्र लिखा तो उसे उसमें ऐसी बातें लिख दी जिनसे उन्हें नेपोलियन की वास्तविक स्थिति का पता चल गया। नेपोलियन ने अपनी पत्नी को एक पत्र में लिखा था, मारने के पीछे युद्ध विराम करने की सोच रहा है। उसका वह पत्र शत्रुओं के हाथ लग गया।
उसे ही पर्याप्त आधार मानकर संयुक्त सेना पेरिस की तरफ कूच कर गई। इस भयंकर खतरे की स्थिति में नेपोलियन ने आखिरी बार दृढ़तापूर्वक कमान संभालने का निश्चय किया और पेरिस की तरफ कूच कर गया। उसके मस्तिष्क में केवल एक ही विचार कौंध रहा था, क्या वे तीनों दृढ़तापूर्वक शासन को संभाल सकेंगे। शासन संभालने वाले वे तीन व्यक्ति नेपोलियन की पत्नी मैरी लुई, उसका भाई जोसेफ और सेना अध्यक्ष मार्मोंट थे। मार्ग में नेपोलियन को पता चला कि उसकी पत्नी मैरी लुई ने उसके पुत्र लियोन के साथ ब्लाइस भाग गई है। राजा जोसेफ भी पेरिस से लापता हो गया है तथा मार्मोंट की भी कहीं खोज खबर नहीं है। इस खबर को सुनकर नेपोलियन घबरा गया तथा पीछे चल रहे अंगरक्षकों से चीखता हुआ बोला, आगे बढ़ो, कल यहाँ गार्ड होंगे। मेरा उद्देश्य पेरिस की दीवारों के भीतर पहुँचना है। वहाँ राष्ट्रीय सेना मेरी सहायता करेगी। कालेन कोर्ट के समझाने पर नेपोलियन ने अपनी जिद छोड़ी थी और वह संधि वार्ता के लिए तैयार हुआ था। नेपोलियन के घोर शत्रु टेलीरेंट ने पेरिस में सीनेट की बैठक बुलाई। तब विधायकों ने फैसला किया, सम्राट को सिंहासन से हटा दो। सभी इस फैसले से सहमत हो गए। कालेन कोर्ट ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसे यह बात पसंद नहीं आई थी। उसने नेपोलियन का साथ दिया, लेकिन नेपोलियन के विरुद्ध सभी ने मिलकर एक ऐसा जाल बुन दिया था जिसे कालेन कोर्ट का समर्थन भी काट नहीं सका। नेपोलियन पर दबाव बनाया जाने लगा कि वह गद्दी छोड़ दे, मगर नेपोलियन कायरो की भांति गद्दी छोड़ने को तैयार न था, मगर उसके जनरल उसका साथ देने को तैयार नहीं थे। उस समय नेपोलियन ने विक्षिप्तों की भांति चीखते हुए कहा था, मैं एक महान योद्धा हूँ, मैं कायरों की मौत नहीं मरना चाहता। जब तक मैं जीवित हूँ फ्रांस पर मेरा ही अधिकार रहेगा। फ्रांस स्वतंत्र है। मेरे जीवित होते हुए शत्रुओं ने पेरिस में कदम कैसे रख दिया। किंतु जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि वह अकेला रह गया है तो उसके हौसले पस्त हो गए। उसके सभी वफादार साथी हथियार डाल चुके थे। तब उसने अपने जनरलों की एक मीटिंग बुलाई और उन्हें मार्शलों के रूप में नियुक्ति दे दी। उनके साथ कई घंटों की वार्ता के बाद नेपोलियन ने कालेन कोर्ट को बुलाया, अपने द्वारा तैयार किए गए दस्तावेजों को मेज पर रखा और कहा, यह मेरे सिंहासन त्याग का स्वीकृति पत्र है, तुम इसे पेरिस ले जा सकते हो। परिषद के मंत्री ने उस त्याग पत्र को पढ़ा जो इस प्रकार था, मित्र राष्ट्रों की सेनाओं का मानना है कि यूरोप की शांति भंग करने में सदैव नेपोलियन अग्रणी भूमिका निभाता है, अतः अपने संधि पत्र में के प्रति सत्यनिष्ठा रखते हुए नेपोलियन अपने देश फ्रांस के कल्याण के लिए अपनी सहमति देने को तैयार है। उसका विचार है कि देश कल्याण रानी की संरक्षक शासिका होने तथा अपने पुत्र के अधिकार व साम्राज्य विधियों की सुरक्षा से जुड़ा है। अतः इसके लिए नेपोलियन सिंहासन को त्यागने, फ्रांस को छोड़ने तथा अपने जीवन का बलिदान देने को भी तत्पर है। इस दस्तावेज का प्रत्येक शब्द कूटनीति से तैयार किया गया जान पड़ता था। ये दोहरे अर्थ वाले शब्द अत्यंत सोच विचार कर तथा सावधानी के साथ लिखे गए थे। इसमें नेपोलियन का व्यक्तिगत कुछ भी नहीं था। मंत्री ने इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए 2 मार्शल साथ भेजने का आग्रह किया, किंतु किसी भी मार्शल का कहीं पता न था। नेपोलियन का त्याग पत्र प्राप्त कर लेने से मित्र राष्ट्रों का कार्य आसान हो गया। अब वे तुरंत बिना किसी शर्त के सिंहासन हथिया सकते थे। इधर नेपोलियन को पता चला कि उसकी 6ठी बटालियन शत्रु से जा मिली है और पेरिस की तरफ कूच कर रही है। यह समाचार नेपोलियन को आवेश में भर देने के लिए पर्याप्त था, क्योंकि वह जान गया था कि उसके सैनिकों को धोखे से ऑस्ट्रिया के शिविर में ले जाया गया था। उसने क्रोधित स्वर में कहा, क्या सिंहासन में मेरा व्यक्तिगत रूप से उतर जाना काफी नहीं था, जो मेरी पत्नी व पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। मैं अपनी शक्ति व शौर्य के बल पर फ्रांस का सिंहासन जीता था। नेपोलियन ने अपने सैनिकों की संख्या का हिसाब लगाया। इटली में उसके 18,000 सैनिक थे और सूशे में भी 18,000 जवान थे, जबकि सोल्ट में 40,000 सैनिक थे। करीब 25,000 सैनिकों का दस्ता उसके खुद के पास मौजूद था। नेपोलियन के तमाम सैनिक उसके प्रति
निष्ठावान थे, किंतु अधिकारी संघर्ष से ऊब गए थे। नेपोलियन एक बार फिर युद्ध करके अपने देश को जीतना चाहता था। उसने सैन्य अधिकारियों से इस बाबत पूछा कि क्या वे उसके साथ युद्ध करने को तैयार हैं। उत्तर में वे उससे सिंहासन त्यागने की मांग करते हैं। अपने सहयोगियों के विश्वासघात ने उसे मानसिक रूप से बुरी तरह तोड़ डाला। उसने जीवन से हारे हताश व्यक्ति की भांति निरुत्साहित स्वर में कहा, आप सब हृदयहीन तथा सामर्थ्यहीन लोग हैं। मुझे भाग्य ने नहीं हराया, बल्कि सैन्य संगठन की कृतज्ञता ने हराया है। नेपोलियन को पहली बार एहसास हुआ कि अब शेर बूढ़ा हो चुका है, जिसमें शिकार करने की ताकत नहीं बची है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।